राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर सुचेता गुप्ता राजनीति विज्ञान में आज आपको बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मंत्री परिषद की कार्य, शक्तियाँ और वास्तविक स्थिति इस विषय पर आज हम परिचर्चा करेंगे। मैंने अपने पिछले व्याख्यान में आपको मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के मध्य जो अंतर था उसको समझाने की कोशिश की थी। आज हम जो है मंत्रिमंडल की जो एक्चुअल स्थिति है और जो पावर्स है उसकी बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 75 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और ये जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं यह राष्ट्रपति की जो इच्छा पर्यंत है, उसके जो प्रसाद पर्यंत है, तब तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। लेकिन चूंकि भारत में मैंने आपको बताया और अब तक आपको समझ में आ भी चुका है कि संसदात्मक प्रणाली को अपनाया है, तो इसलिए इसमें एक्चुअल में राष्ट्रपति की इच्छा नहीं होती। इसमें अब इच्छा किसकी होती है? एक्चुअल में इच्छा होती है प्रधानमंत्री की। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्री परिषद की सदस्यों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर ही जो है वो मंत्री परिषद के जो है सदस्यों को हटा सकता है। अगर कोई मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत नहीं होता तो कभी जो है प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देता। उस स्थिति में जो है प्रधानमंत्री उस मंत्री को से जो है वो त्याग पत्र मांगता है। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को परामर्श देकर उस मंत्री को जो है बर्खास्त कर सकता है। अगर हम मंत्री परिषद के सदस्यों की उत्तरदायित्व की बात करें तो आर्टिकल 75(3) में क्लियरली कहा गया है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो कलेक्टिवली किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? वो कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके प्रति जो है मंत्री परिषद के सदस्य कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है कि अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है वो त्याग पत्र दे देगा। जो भी निर्णय मंत्री परिषद द्वारा लिए जाते हैं उन्हें कलेक्टिवली जो है मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो कलेक्टिवली उन्हें संसद के समक्ष या संसद के बाहर उनको डिफेंड करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं ये कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? लोकसभा के प्रति। वो राज्यसभा के प्रति जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी संविधान ने किसको दिया है? अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार जो है वो लोकसभा के पास है। इसीलिए जो है कलेक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। हालांकि ये जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। कलेक्टिवली तो जो है ये मंत्री परिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है इनका, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति के प्रति होता है। जैसा कि आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तो कहने का क्या मतलब है? इंडिविजुअली ये जो मंत्री हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो जितने भी मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे क्या कहा, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत नहीं होता। एक्चुअल में ये जो है प्रधानमंत्री की प्रसाद पर्यंत हो गया कि ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर डिपेंड करता है कि ये जो मंत्री है ये कब तक मंत्री बने रहेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो गए लोकसभा के प्रति,
जबकि इंडिविजुअली जो है ये राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। मैंने वास्तविक स्थिति भी बता दी कि वास्तविक स्थिति क्या है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है कि उन्हें पद पर बने रहना है या उन्हें पदच्युत करना है। तो इसमें अब एक्चुअल पावर्स किसके हाथ में आ गई? इसमें एक्चुअल पावर्स जो है वो जो है प्रधानमंत्री के पास आ गई। जहाँ तक इनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच जो है मिनिस्टर्स की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं की गई। ठीक है, जैसा कि हम मानते हैं कि इंग्लैंड के संविधान में कहा गया है। ठीक है, लेकिन वही है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो जो है डिसीजंस लेते हैं वो किसके नाम पर डिसीजंस लिए जाते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। उसमें वो काउंटर साइन नहीं करते जैसे कि इंग्लैंड में किया जाता है। लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति की आड़ लेकर अपने कार्यों को जस्टिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का ये क्लियर तात्पर्य है कि शासन के जितने भी कार्य होते हैं वो सब मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही जो है राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। तो एक्चुअल में रियल पावर्स किसके हाथ में है? एक्चुअल में रियल पावर्स आ गई मंत्रिपरिषद के हाथ में। इस मंत्रिपरिषद का गठन, या मैं कहूँ तो रियल पावर्स अब मंत्रिपरिषद के भी हाथ में ना होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट के हाथ में है। अब इस कैबिनेट का गठन कौन करता है? वही मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो रियल पावर्स है, अगर मैं बात करूं कि जो अगर हम बात करें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो रियल पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? वो जो है अब कैबिनेट के हाथ में है। इसीलिए जो है बारकर इन्हें नीति का चुंबक कहता है, या लॉवर जो है मंत्रिमंडल को राजनीतिक मेहराब का मुख्य जो पत्थर है वो मानता है। क्योंकि राष्ट्रपति जितना भी कार्य है वो सारा जो कार्य है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करता है। अगर हम मंत्रिमंडल की शक्तियों की हम बात करें तो मंत्रिमंडल की शक्तियाँ जो है वो निम्न है। सबसे इम्पोर्टेंट पावर जो मंत्रिमंडल की है वो है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। ठीक है, चाहे वो इंटरनल प्रशासन के मामले हो, चाहे इंटरनेशनल मामले हो, आंतरिक या वैदेशिक क्षेत्र में जो भी निर्णय लिए जाने हैं, जो भी नीतियों का निर्धारण किया जाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब कैबिनेट या मंत्रिमंडल के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। नीतियों का निर्धारण करने के बाद जो है मंत्रिमंडल इन नीतियों को संबंधित विभाग में भेज देता है। ठीक है, या जो है विधेयक लाके संसद में प्रस्तुत करता है। कानून निर्माण का भी जो कार्य है बेसिकली मंत्रिमंडल की इच्छा पर ही डिपेंड करता है। मंत्रिमंडल जो है युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में निर्णय लेने का काम करता है। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है उस अभिभाषण को तैयार करने का काम भी जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो जो भी नीति निर्धारित होती है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ली जाती है। अब विधि निर्माण में संसद को नेतृत्व प्रदान करना, एक्चुअल में डिसीजंस कहाँ ले लिए जाते हैं? वो ले लिए जाते हैं कैबिनेट की मीटिंग्स के अंदर ही। अब चूँकि मंत्रिमंडल के पास जो है संसद में बहुमत प्राप्त होता है, इसीलिए जो भी निर्णय कैबिनेट लेता है वो संसद में उन निर्णयों पर जो है वो कानून बनवा लेता है। इवन दोनों सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद ही जो है सदन की कार्यसूची तय करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि किस विषय को कितना समय दिया जाना है। मेजर जो विधेयक होते हैं संसद में वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? मेजर विधेयक, वो सारे के सारे जो विधेयक हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही
प्रयोग में मतलब वो प्रस्तुत किए जाते हैं। इवन प्रेसिडेंट जिन ऑर्डिनेंसेस को इशू करता है, अध्यादेश जो इशू करता है, व्यवहार में उसका प्रयोग कौन करता है? व्यवहार में उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के सदस्य ही करते हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं विभिन्न विभागों के जो है वो अध्यक्ष होते हैं। इसीलिए जो है ये अगर मैं बात करूं तो विभागों में जो अल्टीमेट कंट्रोल है, सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास होता है? मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास। ये अपने विभाग के जो कार्य होते हैं, जो नीतियाँ होती है, वो किस तरह से कार्य करेगा, उस पर अल्टीमेट कंट्रोल इनका होता है। साथ ही साथ ये विभिन्न विभागों में जो है समन्वय करने का काम भी करते हैं। लोकसभा को विघटन करने की शक्ति, एक्चुअल में जो है लोकसभा को विघटित करने की शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है, लेकिन कानूनी रूप में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इस शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करेगा? राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल के पास ऐसी शक्ति है जिससे कि वो लोकसभा पर अंकुश लगा सकते हैं और जो है लोकसभा को उसकी जो अवधि है उससे पहले ही वो भंग कर सकते हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनके पास वित्तीय पावर्स भी होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती है। क्यों? क्योंकि देश का जो आर्थिक बजट है वो कौन तैयार करता है? वो मंत्रिमंडल के सदस्य, या टू बी वेरी स्पेसिफिकली फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। इवन जो आर्थिक नीति का जो निर्धारण है उस नीति का निर्धारण भी जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आप एनुअल बजट बनाना है, नया कर लगाना है, पुराने करों में कोई जो है चेंजेस करने हैं, ये सारे काम जो है ये मंत्रिमंडल के सदस्य या वित्त मंत्री जो है उनके द्वारा किया जाता है। जो अगर मैं बात करूं तो बजट जो है वो लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण भी रखते हैं। कौन से देश के साथ किस तरह की नीति अपनानी है, विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकार के साथ वार्ताओं का संचालन करना है, उस वार्ताओं के बाद अगर कोई संधि या समझौता होना है तो उसकी सूचना भी जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा संसद को दी जाती है। और यदि उन्हें लगता है कि इसकी स्वीकृति पहले संसद से लेनी है तो वो मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही ली जाती है। वैदेशिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो उसके संचालन में जो है मंत्रिमंडल की बहुत अहम भूमिका होती है। मंत्रिमंडल के अंदर ही जो है ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की जो है फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करनी है। और कई बार देखा जाता है वैदेशिक मामलों में गोपनीयता की भी आवश्यकता होती है और इसीलिए जो है ये गोपनीयता मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा रखी जाती है। नियुक्ति संबंधी अगर हम कार्यों की बात करें तो संविधान द्वारा नियुक्ति संबंधी जो कार्य है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो भी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा या उसकी सलाह के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चाहे वो सदन के मनोनीत सदस्य हो, राज्य के राज्यपाल हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, अटॉर्नी जनरल हो, ऑडिटर जनरल हो, सेना के प्रमुख हो, इन जो सबकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार करता है? वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं ये अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो ना सिर्फ ये अपने डिपार्टमेंट के कार्य का संचालन करते हैं पर चूंकि मंत्रिमंडल का हर सदस्य विभिन्न विभागों का अध्यक्ष होता है तो इन वेरियस डिपार्टमेंट्स के मध्य अगर कोऑर्डिनेट करने का काम भी जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो जो शक्तियाँ हम देखा जाए जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो एक्चुअल में शक्तियाँ जो है आज की तारीख में किसकी शक्तियाँ हैं?
वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं या जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो इंडिया में, जैसा कि ब्रिटेन में भी उनकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ गई है और इंडिया में भी जो है उनकी इम्पोर्टेंस जो है अब बढ़ गई है। इसीलिए जो है इन्हें, जो मंत्रिमंडल है, उन्हें सरकार का केंद्रीय निदेशक यंत्र कहा जाता है। और जैसा जेनिंग्स ने कहा है कि मंत्रिमंडल समस्त शासन प्रणाली को एकता प्रदान करता है, या मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल की जो स्थिति है, अगर हम प्रधानमंत्री के साथ बात करें तो प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्रिमंडल से थोड़ी बेहतर होती है। उस पर मैंने एक अलग व्याख्यान बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आज मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मंत्रिमंडल की कार्य और शक्तियाँ जो मैंने आज आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।